किसान भाइयों नमस्कार। दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निपुरिया। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और आज का जो विषय है उससे आपको अवगत करा देते हैं। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार को लेकर। जी हाँ, ये दोनों ही विषय हैं आज के और इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हों, आप हमसे पूछना चाहें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री का नंबर है वो है 1800-113060। हमारा दूसरा नंबर है 1800-113061। ये दोनों ही नंबर निशुल्क हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेषज्ञ। आइए उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीसी सुधाकर, उप प्रबंधक हैं आप, हेड ऑफिस AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष शर्मा, सलाहकार हैं आप, SFAC, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यदि आप अपने जीवन को लेकर देखें तो आपके जीवन का बीमा कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको ज़रूरी होता है कि आप जो खेतीबाड़ी करते हैं, आप जो फसल पैदा करते हैं, उसका भी बीमा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है और जिससे किसानों को जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं उसका मुआवजा मिलता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर विस्तार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या लाभ हैं और ये क्या है? ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी योजना भारत सरकार ने पिछले 2 साल पहले चालू की है जी। इसके तहत किसान जो है अपने जो भी फसल लगाता है खेतों में, उसकी प्राकृतिक आपदाएं आजकल जानते हैं फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ गई है, तो कभी भी नुकसान होने की संभावना उसमें होती है जी। तो नुकसान की जो क्षतिपूर्ति है, अगर वो किसान इस योजना में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है जी। लेकिन क्षतिपूर्ति होने के भी और कई सारे पैरामीटर इसमें तय किए गए हैं कि किन किन कारणों से होगी, कब नुकसान होने पे उसकी भरपाई होगी और कैसे वो बीमा योजना में सम्मिलित किया हो सकता है जी। और उसे अगर नुकसान होता है, उसे लगता है उस खेत में नुकसान हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए वो आगे इसमें सम्मिलित हो सकता है। जैसा अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में प्रमुखतः 2 तरह की फसलें हैं। हम एक कहते हैं खरीफ फसलें जो कि बरसात के मौसम में लगाते हैं, दूसरी है रबी फसलें जो कि हम ठंडी के दिनों में लगाते हैं। तो दोनों तरह की फसलों के लिए इस योजना में प्रावधान किया गया है और दोनों किसानों के लिए इसमें खासियत ये है कि किसान भाई के लिए जो प्रीमियम, चूँकि आप बीमा में शामिल होंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना होता है, तो प्रीमियम को भारत सरकार ने किसानों के लिए बहुत कम करके रखा हुआ है जी। और बाकी जो गैप रह जाता है किसानों को दे और वास्तव में जितना होना चाहिए वो भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार उसको बराबर सब्सिडाइज करती है जी। तो आप जानना चाहे, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो खरीफ मौसम है जिसकी कि मुख्यतः हम देखते हैं जुलाई 31 तक जी, उसको अब नए गाइडलाइन में 15 जुलाई तक ही उसको कट ऑफ डेट रखा गया है। जी, जी। 15 जुलाई तक जो भी किसान चाहें इस योजना में शामिल हो सकते हैं और उनको मात्र जो प्रमुख फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, तिलहन के लिए सिर्फ 2% देना पड़ता है जी, बिल्कुल। और अगर वो कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रहे हैं, कोई बागवानी फसलें हैं, तो उनको अधिकतम 5% दे होता है। उसी तरह हम रबी की बात करें तो उसमें किसानों को खाद्यान्न फसलों के लिए 1.5% और दूसरे फसलों के लिए जो बागवानी फसलें हैं वहाँ भी उसको उनको 5% देना होता है। बिल्कुल। तो और भी विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे डॉक्टर सुधाकर से, लेकिन पहले ही जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए। जलवायु परिवर्तन, मौसम का बदलता मिजाज, बाढ़ और सूखा खेती को बर्बाद करते रहते हैं। बाढ़ के कारण खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। पिछले 20 साल के दौरान फसलें नाकाम होने और कम उपज के कारण पूरे देश में बहुत सारे किसानों को निराशा हाथ लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी योजना है जिसे किसानों की फसल का बीमा करने के लिए शुरू किया गया है। ये किसानों को फसल के नाकाम होने,
और अचानक आने वाली आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए है। जिन किसानों ने अपनी फसलें फसल बीमा योजना के तहत बीमित कराई थीं, उन्हें अपने परिवारों की देखरेख और परवरिश के लिए आर्थिक मदद मिली और वो खेती का काम जारी रख पाए। इस योजना से किसानों और उनकी फसलों को जोखिम के प्रति अधिकतम कवरेज मिली। 40 करोड़ से भी ज्यादा किसान इस पहल से लाभ उठा चुके हैं। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने को तैयार उभरते भारत के ऐतिहासिक सफर में ये एक अनोखा मील का पत्थर है। बिल्कुल, भारत सरकार की एक अनोखी पहल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में। साथ ही आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहन अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम विस्तार से जानना चाहें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जी, जिसके ऊपर किसान भाई अपनी जो उपज है उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। आप घर बैठे कंप्यूटर खरीद सकते हैं, घर बैठे मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं वेबसाइट्स पे। तो भारत सरकार ने सोचा कि भाई किसानों के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा बाज़ार बनाया जाए जहां किसान एक अपने घर के पास की जो मंडी है वहां जाके अपना जो उत्पाद है उसको देश के किसी भी कोने में बेच सके, वहीं बैठे बैठे। जी, अभी जो सिस्टम है उसमें किसान अपने घर के पास 10-20 किलोमीटर पे जो मंडी है कृषि उत्पादों की, वहाँ अपना उत्पाद लेकर जाता है और वहाँ के जो 5-10 खरीदार होते हैं उसकी पहुँच उन्हीं खरीदारों तक होती है और वही उसकी बोली लगाते हैं और जो भी भाव मिलता है उस पर किसान अपना जो प्रोड्यूस है वो बेच के अपने घर वापस चला जाता है। जी, तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं किसानों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने नाम से एक जो राष्ट्रीय कृषि बाजार या ऑनलाइन मार्केट बनाने की योजना को साल 2015 में मंजूरी दी और उसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट का प्रावधान भी किया और 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका 8 राज्यों की 21 मंडियों में शुभारंभ किया। जी, अभी तक इसमें करीब 550 मंडियां 16 राज्यों की और 2 संघ शासित प्रदेशों की जुड़ चुकी हैं और इन 585 मंडियों में किसान भाई जाकर के अपना जो उत्पाद है उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। जी, करीब 114 कृषि उत्पाद के क्वालिटी पैरामीटर्स या गुणवत्ता मानदंड भारत सरकार ने जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं और वो ई-नाम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसको किसान भाई व्यापारी भाई देख सकते हैं। ई-नाम की जो वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है वो है www.enam.gov.in। यहाँ पर जा कर के इस वेबसाइट पे विजिट करके जो किसान भाई हैं वो देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इसके ऊपर उपलब्ध हैं। जी, बिल्कुल। इससे किसान भाइयों को फायदा ये होता है कि उनको एक बृहत बाजार मिलता है अपनी एक मंडी में जाकर। जी, एक बड़ा बाजार मिलता है। बड़ा बाजार मिलता है और उनके जो कृषि उत्पाद हैं उसकी बोली सिर्फ उसी मंडी के लोग नहीं लगा सकते बल्कि जो 585 मंडियां जुड़ी हुई हैं उन 585 मंडियों में जितने भी व्यापारी हैं वो सब व्यापारी ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं कि क्या कृषि उत्पाद किस क्वालिटी का कितनी क्वांटिटी में किस मंडी में उपलब्ध है। एक विस्तृत रूप में कहीं ना कहीं एक ऐसा बाजार मिलता है जिसमें हमारे किसान भाई बहन अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि ई-नाम यानी कि क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार। आइए देखिए। हर किसान सपना देखता है उसे अपनी खून पसीने की मेहनत और इंतजार के फलस्वरूप फसल का पूरा और जायज मूल्य मिले, उसका परिवार भी फले फूले और किसान होना उसके लिए मजबूरी नहीं, गर्व और सम्मान की बात हो।
फसल की सही कीमत का फायदा सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। योजना की शुरुआत जिस विश्वास को लेकर की गई थी, उसका साकार रूप आज मंडियों में दिखाई देने लगा है। जहां शुरुआत भी 23 कृषि उत्पादों से की गई थी, जो अब बढ़कर 69 हो चुके हैं और जिनमें सिर्फ अनाज ही नहीं, फल, सब्जियां, दालें, ऑयल सीड्स, मसाले जैसे विविध उत्पाद भी शामिल हैं। इन 250 मंडियों में किसान और व्यापारी एक ही पोर्टल पर आकर व्यापार कर रहे हैं। किसान अपना पंजीकरण कराता है और अपने उत्पाद की पूरी जानकारी देता है। उसके बाद फसल का गुणवत्ता मानकों पर टेस्ट होता है और गुणवत्ता अनुसार उसकी श्रेणी निर्धारित की जाती है और अब उसी श्रेणी के आधार पर उस फसल की कीमत ऑनलाइन तय होती है, जिसे किसान के साथ साथ मंडी के सभी व्यापारी देख सकते हैं। किसानों की उम्मीदों, आशाओं और सपनों को ई-नाम नए आयाम दे रहा है और कृषक होना किसी व्यवसाय चलाने की तरह ही लाभदायक और सम्मान का काम बन रहा है। लेकिन इस राह में एक राष्ट्र, एक बाजार का लक्ष्य अर्जित करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल, ई-नाम एक अद्भुत पहल है भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। डॉक्टर सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यदि हम देखें तो कौन कौन सी फसलों को रखा गया है, किस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को रखा गया है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी फसलों के नुकसान का मुआवजा ले सकते हैं? देखिए, वैसे पहले भी हमने बात की कि भारत में मुख्यतया 2 मौसम है जी। एक खरीफ का मौसम है, दूसरा रबी का मौसम है जी। तो खरीफ के मौसम की अगर हम बात करें तो प्रमुखतया किसी भी राज्य में, अब तो इसकी अब शायद जानकारी होगी, किसान भाई को जानकारी भी होगी कि योजना एक एरिया आधार पे लागू की गई है, जो कि वृहद स्केल पे लागू हो जाती है और कुछ इसमें जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी कवरेज हैं, ओलावृष्टि, जल प्लावन वगैरह। आपने कहा एरिया आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रीय आधार। इसको बताएं कि ये क्या है, किस आधार पर? इंडिविजुअल यानी कि आप एक निजी तौर पर भी हो सकता है, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, देखिए, एरिया आधार का मतलब, जो क्षेत्रीय आधार का मतलब ये है, आपसे अब जानते हैं हमारे देश में कुल जो है 6 लाख से ऊपर गांव हैं जी, और हमारे देश में करीब 14-15 करोड़ किसान हैं, फार्मर हाउस होल्ड जिसको हम कहते हैं जी। और जिसकी की एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज है, मतलब जो जमीन की जो अपने पास उनके पास जमीन है, एवरेज साइज वो 1.15 हेक्टेयर है, मतलब 1 हेक्टेयर से थोड़ा ही सा ज़्यादा है जी। और वो भी 1 हेक्टेयर जो है वो एक जगह नहीं है, वो छोटे छोटे भाग में कई जगह फैले हुए हैं। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि अगर हम बीमा कराएं एक छोटे से प्लॉट का, तो उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है, मतलब वहाँ उसके सर्वे करना या उसका बीमा करना, वो सब खर्चा बहुत ज़्यादा होता है जी। तो ये देखा गया है कि उसको सर्विस देना आसान काम नहीं है, और इसी कारण से जो है हम कोशिश ये की गई है कि एक ग्राम पंचायत स्तर पे उसको नोटिफाई करें। जैसे मान लीजिए धान का बीमा हमको देना है राज्य सरकार को जी, तो वो कहे कि धान एक ग्राम पंचायत क है, तो क के लिए धान का बीमा होगा जी। और क में जो नुकसान कैसे होगा, मान लीजिए बीमा तो हो गया, लेकिन आकलन कैसे होगा कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो कई बार किसान ये सोचते हैं या कोई भी सोचता है कि भाई हमारा खेत का एक खेत है, उसमें कुछ कमी हो गई, कोई पशु चर गया या किसी कारण से कीड़े आ गए, कुछ हो गए, तो उसी कारण से हम उसका नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति का वो हकदार हो जाता है जी। लेकिन इसमें 2 तरह के कवर, जैसे आपने बताया अभी, एक तो क्षेत्रीय आधार पे है, जिसमें कि जो वृहद आपदा है, जो बड़े स्केल पे आती है, उसको क्षेत्रीय आधार पे लिया गया है। उसमें क्या होता है कि कम से कम एक ग्राम पंचायत में 4 खेतों का रैंडम सैंपलिंग करते हैं जी। वो राज्य सरकार करती है और फसल कटाई प्रयोग करती है। धान के लिए 4 करेगी, अगर कोई और फसल वहाँ बीमा किया गया है तो उसके लिए और दूसरा 4 करेगी। तो उस 4 के आधार पर ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि जिस साल बीमा हुआ है उस साल उस क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत में उसकी क्या उपज रही। वो उपज अगर पिछले 5 साल के, पिछले जो सबसे बढ़िया 5 साल थे, जस्ट पीछे वाले 7 में से जो सबसे बढ़िया 5 साल थे, उसका एवरेज उपज जी, उससे अगर कम हो गया तो जितना कमी होती है उतनी कमी सभी बीमित किसानों को समान मान लिया जाता है जी।
और उस जितनी क्षेत्र में आने वाले जितने भी किसान हैं, सबको मान लिया जाएगा कि इतनी कमी उसको 1 हेक्टेयर में हुआ है जी, और जितना जिसका फिर बीमा किया होगा 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर, उसी अनुपात में उसको मुआवजा राशि दी जाती है जी। और दूसरा इसमें जो कवर है, जैसा भी हम बात कर रहे थे, जो कि एक इंडिविजुअल खेत लेवल पे है, तो उसमें है जैसे जल प्लावन है, भूस्खलन है, ओलावृष्टि है जी, और बादल का फटना है। और इसके अलावा एक और नई चीज़ ऐड की गई है, जो नेचुरल जो प्रकाश गिरती है ना वर्षा के टाइम में, जो उसके कारण से आग लग जाती है खेत में, तो खेत में आग लगना सिर्फ जो है आकाशीय बादल के बिजली के कारण जो होती है वही कवर किया गया है। इन 5 कारण से अगर किसी एक खेत में नुकसान होता है, 5 कारण थोड़ा विस्तार से बताएं आप। एक तो जैसे बताया मैंने जल प्लावन जिसको इनंडेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म, फिर है लैंडस्लाइड भूस्खलन, फिर है हमारा आकाशीय बिजली गिरना जी, उसके कारण से आग लग जाना, और एक है बादल का फटना जी, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ज़्यादातर ये तो इसे पहाड़ों में आता है। इन 5 कारण में से किसी एक कारण से भी अगर एक खेत में नुकसान होता है तो वो किसान फ़ोन करेगा बीमा कंपनी को 72 घंटे के अंदर, और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी का कोई एक प्रतिनिधि उनके खेत में आएगा और उसके साथ में होगा कोई जो संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कोई प्रतिनिधि और वो संबंधित किसान, ये तीनों मिलकर वो गणना करेंगे, आकलन करेंगे कि उसके खेत में कितना नुकसान हुआ है जी, और जितना नुकसान हुआ होगा बीमित राशि के सापेक्ष में उतना उसको दावा भुगतान किया जाता है जी। ये तो हुआ इंडिविजुअल कवर। इसके अलावा योजना में जो है और कई तरह के कवर हैं जी। एक है कि कई बार ऐसा होता है, अब इसको विस्तार से और आगे बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जानना चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में कि इसका लाभ कब और कैसे लिया जाए। जी अमीन जी, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जानकारी चाहते हैं? जी जी डॉक्टर सुधाकर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ देखिए, आप जो लाभ की बात कर रहे हैं तो आपने क्या बीमा करा रखा है किसी साल? नहीं सर, मैं तो इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं कैसे होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप बीमा पहले तो बीमा योजना में आपको शामिल होना होगा और उसके बाद अगर आपके खेतों में कुछ नुकसान होता है तब आपको उसकी क्षतिपूर्ति के आप हकदार हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे योजना में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, शामिल होने के लिए अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है फसल उगाने के लिए तो आप योजना में बैंक की जवाबदेही होती है कि आपको योजना में वो सम्मिलित करे। आपके खाते से वो अगर जो भी फसल आपने जिस फसल के लिए आपने बीमा लोन ले रखा है लोन, अगर वो फसल राज्य सरकार ने अधिसूचित कर रखी है बीमा होने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई फसल के लिए लोन लेते हैं लेकिन उसको बीमा के लिए अधिसूचित नहीं किया जाता राज्य सरकार के द्वारा, तो उस फसल का बीमा नहीं होगा। आपको यह ध्यान देना होगा कि जिस भी ग्राम पंचायत में या जिस भी ब्लॉक में आपका गांव है उस गांव में कौन कौन सी फसल की अधिसूचना की गई है। तकरीबन कितनी फसलें होंगी एक मोटे अंदाज में अगर देखा आप ये देख लें, जो भी प्रमुखतया जो भी ग्राम पंचायत में जो प्रमुख फसलें हैं जी, जो ज़्यादातर क्षेत्र में लगाया जाता है उसका बीमा होता है जी। कोई इक्का दुक्का मान लीजिए कोई धान का क्षेत्र है, वहाँ कोई छोटा सा फसल लगा ले जो 1-2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर, वही फसल जनरली छूटते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर फसल का जो है नोटिफिकेशन हो जाता है। अगर आपने लोन ले रखा है तो संबंधित बैंक वाला जो है आपके खाते से प्रीमियम काटेगा और संबंधित बीमा कंपनी को निश्चित अवधि के दौरान उसको भेज देगा। इस तरह आप बीमित हो जाते हैं। और आपने अगर लोन नहीं लिया है तो आपके पास और कई सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप इसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें पहला माध्यम है वो बैंक। किसी भी बैंक में जाइए जहाँ पर आपका खाता हो, इसके लिए आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है। दूसरा, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर जो आज गांव-गांव में खुला हुआ है उसके माध्यम से भी आ सकते हैं। तीसरा, भारत सरकार ने PMAY पोर्टल बना हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए उन्होंने पोर्टल बना रखा है ऑनलाइन बीमा कराने के लिए, आप वहाँ के माध्यम से भी आ सकते हैं। और आपके पास इसके अलावा एक चैनल और है, सीधा बीमा कंपनी को भी आप भेज सकते हैं। इस किसी भी चैनल से आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रपोजल फॉर्म होता है, प्रस्ताव पत्र, वो भरना होता है। साथ में आपको पासबुक की फोटोकॉपी लगानी होती है, आपको जमीन के संबंधित कागजात लगाने होते हैं और आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि आप ये प्रमुख फसल या तो लगा चुके हैं या आप लगाने वाले हैं मुख्य फसल और कितने क्षेत्र में लगाए हैं। उसके आधार पर आपको प्रीमियम तय हो जाएगी और उतने पैसे आपको जमा करने होंगे और आपका बीमा हो जाएगा। ये तो कोई बीमा आप कैसे करा सकते हैं। उसके बाद है कि आपको नुकसान अगर हुआ तो आप क्या करेंगे। इसके अभी थोड़े पहले हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय आधार पे किस तरह से उपज में कमी होगी। उपज में कमी हुई तो जो भी जितने भी मित्र किसान हैं उस क्षेत्र के सभी उस योजना के पात्र हो जाते हैं। बिल्कुल जी।
वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें डॉक्टर सुभाष, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राष्ट्रीय कृषि जो बाजार की हम बात कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो क्या वर्तमान स्थिति है, किस प्रकार से किसान और व्यापारी इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ना बहुत आसान है। इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको अपन मोबाइल ऐप कहते हैं। आजकल मोबाइल ऐप तो सभी, मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास हैं। आप उसमें गूगल प्ले से ई-नेम की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस मोबाइल ऐप में अपना नाम, पता, बैंक की डिटेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें उसमें फीड करके और मोबाइल ऐप के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं ई-नेम पोर्टल पे। उस मोबाइल ऐप से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन सी मंडियां हैं जो ई-नेम से जुड़ी हुई हैं। उस पे आप ये भी देख सकते हैं मोबाइल ऐप पर कि वहाँ पे किस किस प्रकार की कृषि उत्पाद की कितनी कितनी आवक हो रही है, क्या वहाँ पे पिछले 2-3 दिनों में भाव रहे हैं उनके जी। और आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ आपको माल लेके जाना है। व्यापारी गण जो हैं वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मंडी में जा कर के भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ मंडी में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने साथ गवर्नमेंट द्वारा इशू कोई भी एक आईडी कार्ड, चाहे राशन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, एक लेके जाना होता है जी। और अपने बैंक डिटेल के लिए चाहे जो आपका फसल जब आप इसमें बेचें तो उसका पैसा सीधा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बैंक के अकाउंट डिटेल भी ई-नेम पोर्टल पर रजिस्टर हों। तो उसके लिए आपको अपने एक कैंसिल्ड चेक की कॉपी या अपने पासबुक की कॉपी एक लेके जानी होती है और वो आप वहाँ मंडी में दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप जो आजकल साइबर कैफ़े खुले होते हैं वहाँ पे जाकर अपने आप कंप्यूटर पे भी इनाम की जो वेबसाइट खोल के उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो लोग स्वयं सक्षम हैं रजिस्ट्रेशन करने में, स्वयं कर सकते हैं। जो सक्षम नहीं है वो अपने पास की मंडी में जा कर के ये सब कागज़ देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तकरीबन कितने उत्पादों को ई-नाम के अंतर्गत रखा गया है? देखिए, अभी करीब 114 कृषि उत्पाद ई-नेम के ऊपर ट्रेडिंग के लिए रखे गए हैं जी। उसमें आपके अनाज हैं, उसमें आपकी दालें हैं, तिलहन हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, कपास, कॉटन है, मसाले हैं जैसे हल्दी है, लाल सूखी मिर्च है। तो ये सारी 114 जो कृषि उत्पाद हैं ये सब इनाम पे इनका खरीद फरोख्त किया जा सकता है जी। और इनाम एक विन विन सिचुएशन है बेचने वाले और खरीदार दोनों के लिए जी। क्योंकि जो किसान है उसको एक अपने घर के पास की मंडी में जाके पूरी जो 585 मंडियां उनके सब व्यापारियों तक उसकी पहुंच बनती है और जो व्यापारी है उसको अपनी मंडी में बैठ के पूरी 585 मंडियों में जो सामान उपलब्ध है उसको खरीदने की सुविधा मिलती है। अभी वो सिर्फ अपनी मंडी का ही सामान खरीद सकता था जी, तो अभी वो 585 मंडी में कहीं भी किसी मंडी में भी बोली लगा सकता है और अपना सामान वहाँ से खरीद सकता है जी। बिल्कुल, एक बड़ा बाजार मिल जाता है आपको अपने उत्पादों को, अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए। और कहीं ना कहीं कई कृषि उत्पादों को आप खरीदना चाहते हैं तो ये भी एक बड़ा बाजार है आपके लिए यदि आप व्यापारी हैं तो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें ले लेते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, सुरेंद्र कोदार हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये है, एक हेक्टेयर का कितना पैसा लगता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं आप? हाँ जी, संपूर्ण जानकारी जी। डॉक्टर सुधाकर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आप हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं, तो इसमें आप फसल का नाम आपने नहीं बताया। आप किस फसल के लिए जानकारी चाहते हैं सुरेंद्र जी? हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। आप किस फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी जानना चाहते हैं? गेहूं, कणक। गेहूं के लिए? हाँ जी। देखिए, राजस्थान में ऐसे बीमा करने की अवधि जो है गेहूं की वो समाप्त हो चुकी है। वो 31 दिसंबर ही था, वो समय निकल गया है। अब गेहूं का बीमा तब इस साल तो हो नहीं सकता। अब इसके लिए आपको अगले गेहूं का इंतजार करना होगा। अब या अगले खरीफ मौसम में आएंगे तो अब जो भी फसल लगाते हो खरीफ में ज़्यादातर तो ज्वार, बाजरा, धान तो आपके यहाँ होता नहीं होगा, उसका बीमा ले सकते हैं। वो होगा आपका 15 जुलाई होगा उसका डेट, तो आप उसकी तैयारी करिए। और जहाँ तक है आपकी कितना का बीमा आप ले सकते हैं तो वो मैं बता दूं आपको। जो रबी की फसलें हैं, गेहूं रबी की फसल है, उसके लिए आपको बीमित राशि, अब बीमित राशि जो होती है वो एक जिले के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो उसकी उगाने की जो खर्चा है जनरल, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है बैंकर्स की, वो तय करते हैं कि एक इस जिले में कितना उपज का लागत है।
वो उपज का लागत के आधार पे हर जिले में हर फसल के लिए अलग एक तय होता है, उसी को बीमित राशि मानी जाती है। और उसका जो है गेहूं के लिए आपको 1.5% देना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपए हैं तो उसका 1.5% कहाँ पे शिकायत करें? हाँ जी, नुकसान होने पर इसकी शिकायत कहाँ पर करें? जी, नुकसान होने पर हाँ। सबसे पहले किससे मिला जाए जिसके बारे में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी दी हाँ, जाए। नुकसान के लिए जैसे प्रोग्राम के पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे जी। कि इसमें 2 तरह के नुकसान का प्रावधान है। एक तो यह है जो कि सीमित आपके एक खेत में हो, 2 खेत में हो, और एक है जो कि पूरे ग्राम पंचायत में हो। अगर पूरे ग्राम पंचायत की जब वाइड स्प्रेड लॉसेज है, सूखा आ गया, क्योंकि सूखा एक खेत में तो आता नहीं जी, और बाढ़ आ गई, बाढ़ तो एक खेत में आता नहीं, वो तो पूरे एरिया में आता है, और कोई कीड़े मकोड़े आ गए जो पूरे चारों ओर फैल गए, तो इस तरह के जो आपदा हैं उसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना होता। आपके गांव में 4 सैंपल लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर यह तय किया जाता है कि जो बीमित साल है उस साल क्या उपज रहा। वो उपज अगर पिछले 5 साल के एवरेज उपज से कम हुआ तो सभी बीमित किसानों को एक निश्चित राशि, एक निश्चित दर के अनुपात में उनको दे दिया जाता है। और दूसरा, जैसे हम बता रहे थे, जो कि एक एक खेत के ऊपर जो लागू होता है, जल प्लावन है, ओलावृष्टि है, भूस्खलन है, और इसमें 2 नए कारक जोड़े गए हैं। आग लगना जो है, जो बिजली, आकाशीय बिजली से जो आग लग जाती है वो, या इस आधार पे जो आपके एक खेत वाइज सर्वे का प्रावधान है, उसके लिए आपको 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को या अपने जिले के ब्लॉक के जो कृषि अधिकारी हैं उनको सूचना देनी होती है। वो सूचना फिर संबंधित बीमा कंपनी को देते हैं। बीमा कंपनी वाले अगले 7 दिन के अंदर आपके खेत का आकलन करते हैं कि ओलावृष्टि से आपके खेत में कितना नुकसान हुआ। जितना नुकसान होगा वो सम इंश्योर्ड के आधार पर आपको बीमित कुछ राशि का आपको नुकसान की क्षतिपूर्ति आपको दी जाती है। और इसमें एक और कवर है जिसको कहते हैं हम सोइंग फेलियर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत भयंकर सूखा पड़ा, या पूरा खेत ऐसा, पूरा एरिया में ऐसा हुआ कि पूरी जमीन, जो भी बीज आपने बोया वो जम नहीं पाया, और कई बार होता है कि जमने के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर वो पौधा सूख जाता है। तो इसको हम कहते हैं बुवाई विफलता जी। तो बुवाई विफलता में जो सम इंश्योर्ड राशि होती है उसका 25% जो है क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। और उसके लिए अगर पूरे ग्राम पंचायत में कम से कम 75% एरिया से ज़्यादा क्षेत्र में अगर वो लागू होता है तभी इस क्लॉज को इन्वोक करते हैं, और उस जो भी बीमित किसान है वहाँ पे सभी को बीमित राशि का 25% तत्काल दे दिया जाता है। डॉक्टर सुधाकर, इसमें एक समस्या ये सुनने में ज़्यादा आती है, कई बार किसान ये दावा करते हैं कि उन्हें बीमित राशि नहीं मिली है। ऐसी क्या परेशानी होती है, क्या समस्याएं आती है जिसकी वजह से वो इस मुआवजा राशि से महरूम हो जाते हैं? हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे जी कि ये क्षेत्रीय आधार पर जो योजना है, क्या ये किसानों की तरफ से कोई गलती होती है या बीमा कंपनी की तरफ से? योजना का प्रावधान ही ऐसा है जी। अगर क्षेत्रीय आधार पर नुकसान है, अगर आपके खेत में ओलावृष्टि नहीं हुई, भूस्खलन नहीं हुआ, बाढ़ या कोई आपदा, जो 4-5 कारक अभी हमने बात की, उनमें से कुछ नहीं हुआ, तो आपको कहीं रिपोर्ट देने की जरूरत होती नहीं है, आपको किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। और 4 खेत का जो सैंपल की हम बात कर रहे थे वो राज्य सरकार करेगी। किसी का नुकसान हो या ना हो, राज्य सरकार को करना उन दायित्व है, वो करेंगे। जो भी आंकड़े आएंगे वो बीमा कंपनी को देगी, और बीमा कंपनी पिछले 5 साल के उपज से उसको कंपेयर करता है। अगर उपज में कमी है जी तो जो भी बीमित किसान है उनको अपने आप उनके खाते में पैसा चला जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मेरे खेत में नुकसान हो गया, लेकिन पूरे ग्राम पंचायत स्तर में कोई नुकसान नहीं है, आंकड़े के हिसाब से नुकसान नहीं आया जी। तो किसान को तो ऐसा लगेगा कि हमारे खेत में नुकसान हुआ, हमें मिलना चाहिए था, लेकिन नुकसान जो है ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं है, तो उनको नहीं मिलता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बीमा भी कराया और हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि योजना जो है बृहद स्तर क्षेत्र आधार पर लागू है जी। इसलिए कारण से ये समस्या समझ के आती है जी। कई बार ऐसा भी होता होगा किसी फसल के लिए जो अधिसूचित नहीं है, उस फसल के लिए भी उन्हें लगता होगा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भी बीमा राशि मिलनी चाहिए, ये भी एक समस्या होती है। हाँ, ये बात आपने उचित कहा है। किसान भाई को आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने बीमा कराया है तो किस फसल का कराया है। आपने अगर धान का कराया है तो धान का नुकसान होगा तभी मिलेगा, गेहूं का कराया है तो गेहूं में नुकसान होगा तभी मिलेगा। अब कई बार लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, आपने लगाया, आपने बैंक को बताया कि हम खरीफ में ज्वार लगाएंगे, बाजरा लगाएंगे, उड़द लगाएंगे, मूंग का जिक्र नहीं किया आपने, और आपने वो रखा है मूंग, और कहेंगे आपके मूंग का नुकसान हो गया, तो मूंग का बीमा हुआ ही नहीं है जी। तो मूंग में आपको नुकसान की क्षतिपूर्ति कैसे होगी जी। इसलिए ये सभी कारक आते हैं कई बार हमें समझ में जी। और भी विस्तार से जानकारी लेंगे हम डॉक्टर सुधाकर से, डॉक्टर सुभाष से। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चल रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, साथ ही आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार को लेकर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशेषज्ञ, डॉक्टर सुधाकर और डॉक्टर सुभाष। डॉक्टर सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम बात करते हैं कृषि बाजार को लेकर, राष्ट्रीय कृषि बाजार को लेकर, तो इनाम में ऐसे कितना व्यापार हुआ है, यानी कि कितने व्यापारी जुड़े हैं, कितने किसान भाई अभी तक जुड़ चुके हैं? देखिए, अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2018 तक जी, तो इसमें करीब 1,41,00,000 किसान अभी तक अपने आप को पंजीकृत करा चुके हैं और करीब 66 लाख किसानों ने वास्तव में अपनी फसल इनाम के ऊपर अभी तक बेची है और इसका उनको लाभ भी मिला है। जनरली जो फिजिकल मंडी की ऑक्शन में जो रेट चलता है उससे अधिक दाम उनको इनाम पे ऑनलाइन बेचने से, किसी को 30 रुपये क्विंटल, किसी को 50 रुपये क्विंटल, किसी को 100 रुपये क्विंटल तक अधिक दाम उनको मिले हैं जी। इस पे करीब 67,000 खरीदार या व्यापारी लोग 585 मंडियों के वो अपने आप को पंजीकृत करा चुके हैं और इसके ऊपर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। करीब 2.4 करोड़ मीट्रिक टन, 2.4 करोड़ मीट्रिक टन का व्यापार इस पर अभी तक कुल हो चुका है, जिसका मूल्य 62,000 करोड़ रुपए है। और ये सुविधा अभी 16 प्रदेशों की 585 मंडियों में जो उपलब्ध है। जो प्रदेश अभी तक इनाम से जुड़े हैं वो में आंध्र प्रदेश है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पांडुचेरी है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो आप देख रहे हैं कि देश के जितने भी ऐसे प्रदेश हैं जहां कृषि उत्पादन अधिकतम होता है वो सारे प्रदेश करीब करीब इससे जुड़ चुके हैं जी, और उनकी मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं जी। और आने वाले समय में सरकार ने और 415 मंडियां इससे जोड़ने का जो है मंजूरी दी है और 2020 तक इससे करीब 1000 मंडियां जुड़ जाएंगी जी। जो किसान भाई हैं वो ये देख सकते हैं अपने मोबाइल ऐप पे कि उनको अपना जो उपज है कब और किस मंडी में लेकर उनको जाना चाहिए। डॉक्टर सुभाष, यहाँ एक सवाल ये बनता है, इसके लिए क्या एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूरी है या किसी पर भी ये एप्लीकेशन खुल सकती है? ये एप्लीकेशन अभी एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो 90% जो मोबाइल हैं अभी एंड्रॉयड पे ही चल रहे हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे ये सुविधा उपलब्ध है। और अगर किसान भाइयों को कोई दिक्कत हो किसी तरह की, तो एक हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का एक टोल फ्री नंबर भी है जी, 1800-27 पूरी जानकारी ले सकते हैं 0224। इस फोन पे एक बार पुनः दोहरा दें। हाँ, फोन नंबर है 1800-270-0224 जी। इस फोन नंबर, ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे डायल करके किसान भाई व्यापारी जो भी जानकारी चाहें इनेम के बारे में वो ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस नंबर से ले सकते हैं जी। और इनेम की जो वेबसाइट है www.inem.gov.in पे जाके भी इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है और गूगल ऐप से इनेम की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इसकी जानकारी प्राप्त करी जा सकती है जी। और ये जो पोर्टल है ये अंग्रेजी और हिंदी के अलावा तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु और बंगाली भाषाओं में भी उपलब्ध है।
तो किसान भाई और व्यापारी भाई अपनी भाषा में भी मोबाइल ऐप पे या इसके पोर्टल पे अपनी जानकारी पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ई नाम एक बहुत बड़ा पोर्टल है, इसके माध्यम से आप अपने कृषि उत्पादों को बेच सकते हैं। ये एक अच्छा कहीं ना कहीं माध्यम है जिसके माध्यम से बिचौलियों की समस्याओं को खत्म किया गया है और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो किसानों के जो खाते में राशि पहुंचती है उन्हें सीधा सीधा लाभ मिलता है। डॉक्टर सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम बात करें जंगली जानवरों की तो एक बड़ी समस्या के रूप में ये उभर रही है, लेकिन अगर हम इस समस्या की बात करेंगे उससे पहले एक फोन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, एक कॉलर है हमारे साथ में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम गोकरण है। मैं जी गोकरण जी से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल यह है कि हम लोगों के यहाँ मेंथा लगाई जाती है जी, तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों को मेंथा का भी कवर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये भी मतलब उसमें आती है कि नहीं आती है? मेथा का आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जानकारी चाहिए आपको? जी जी, कि मेंथा भी इसमें आती है कि नहीं आती है? जी डॉक्टर सुधाकर। हाँ, आप भाई साहब, आपको शायद जानकारी, अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप अपने जिला कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में मेंथा की खेती तो कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसका बीमा योजना में अभी तक कवरेज का प्रावधान नहीं किया है राज्य सरकार ने। तो कुछ कठिनाइयाँ हैं उपज के आंकड़े वगैरह की, क्योंकि आप जो मेंथा लगाते हैं उसमें से मेंथा लगा के आप उसका ऑयल निकालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ऑयल एक्सट्रैक्शन एक जो है बहुत ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, उसका अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो इस कारण से उपज के आंकड़े निकालना उसका मुश्किल है। इसी कारण से वही इस योजना में इसे सम्मिलित नहीं किया जा सका है। हो सकता है इसे राज्य सरकार कुछ दूसरा योजना में शामिल करने की कोशिश कर रही होगी। आप अपने जिला कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं, वो आपको इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे देंगे। जी, तो जो भी फसल आपकी कहीं ना कहीं आप उसका बीमा कराना चाहते हैं तो पहले आप अपने जिला कृषि अधिकारी से बात करें, उसके बाद ही आप उसके मुआवजा राशि के हकदार हो सकते हैं। डॉक्टर सुधाकर, ये एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि हम बात कर रहे थे जंगली जानवरों की, तो जंगली जानवरों की एक समस्या एक बृहद समस्या के रूप में उभर रही है। कई बार खेतों को नुकसान भी होता है, तो क्या इसे भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रखा गया है, इससे होने वाले नुकसान को? हाँ, ये कई सालों से, जब मैं तो किसी बीमा से जुड़ा हूँ बहुत सालों से, मैं देख रहा हूँ कई राज्य सरकारें इसके लिए रिक्वेस्ट करती हैं कि जंगली जानवर से जो नुकसान होता है उसे भी कवर किया जाए। तो अभी जो एक रिसेंटली एक नई गाइडलाइन आई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, रिवाइज करके आई है, जो ओरिजिनल 2016 में आए थे उससे एक नया गाइडलाइन रिवाइज किया गया है। उसमें एक प्रावधान किया गया है कि इसे जो है राज्य सरकार के सहयोग से लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी जो विस्तृत गाइडलाइन है वो अभी बनने के प्रोसेस में है। इसमें कई सारे कंसल्टेशंस होंगे, लोगों के स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनकी अभिरुचि इसमें ली जाएगी, और कैसे इसके आगे ले जाना है ये मेरे ख्याल से अगले खरीफ तक शायद कुछ हो जाए और किसानों को इससे कुछ लाभ मिल सके। इसमें समस्या मुख्यतः ये आ रही है कि इसमें हम देखते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो कितने क्षेत्र में कवर कर पा रहे हैं। वो जंगली जानवर हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम नीलगाय को ले लें, तो नीलगाय क्या करती है, नीलगाय का जो पैटर्न है नुकसान करने का, और वो आपके जो घरेलू गाय है, दोनों का करीब करीब एक ही जैसा है। तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है खेतों में कि ये घरेलू गाय का किया हुआ है या नीलगाय का किया गया हुआ। और जो नीलगाय है वो क्या करती है कि वो तो खेतों में ज्यादातर रहती है। आप देखेंगे तो वो, आप चले जाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में, यूपी, मध्य प्रदेश में, झारखंड, कुछ बिहार के क्षेत्रों में भी नीलगाय आपको खेतों में दिख जाएगी। तो जो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है जी। और कहीं कुछ इलाकों में हम साउथ में देख लें, हाथी का नुकसान है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, अगर हम देख लें उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों पे, तो वहाँ बंदरों से भी नुकसान है। तो वो सब का भी स्टडी चल रहा है। मेरे ख्याल से अगले 2-4 महीने में कुछ ना कुछ इस पे निकल के आएगा और किसानों को इसके भी कवर किया जा सकेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जंगली जानवरों को लेकर जो मुआवजा राशि के लिए दावा पेश किया गया था वो उसके अंतर्गत नहीं है, यानी कि उससे होने वाले नुकसान को अभी नहीं रखा गया, इस पर कुछ कार्य चल रहा है। जी जी डॉक्टर सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई बहन जो स्थानीय स्तर पर जो मंडियां होती हैं उनमें ही अपने उत्पादों को बेचते हैं। यदि हम ई-नाम को देखें तो पुराने तरीकों से जो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त होती थी कृषि उत्पादों की, उससे क्यों बेहतर है ई-नाम? देखिए, ई-नाम उससे बेहतर इसलिए है कि किसान जब अपना उत्पाद अपनी मंडी में लेके जाता है तो पहली बात तो ये कि उसका उत्पाद किस भाव बिका, इसमें पारदर्शिता नहीं है। कई मंडियों में रुमाल के अंदर, कपड़े के अंदर बोली लगाई जाती है, और
वजन जब किया जाता है उसमें भी पारदर्शिता नहीं है जी। तो इन सब चीजों का खामियाजा बिचौलियों का भी अहम इसमें किरदार होता है, किसान को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर किसान अपनी फसल मंडी में ईनाम से जुड़ी हुई मंडी में लेकर जाए तो उसको 3 चीज़ों में सुनिश्चित फायदा या लाभ मिलता है। पहली चीज़ कि उसके जो प्रोड्यूस का वजन है वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल से किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं हो सकती जी। जो बोली लग रही है उसके उत्पाद की, वो बोली ऑनलाइन लग रही है, कंप्यूटर पे लग रही है, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं किया जा सकता, उसमें किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की जा सकती। और उस लॉट पे मान लीजिए 10 बोलियां लगती हैं, किसान के एक लॉट पे 10 बोलियां लगती हैं, तो जो हाईएस्ट बोली लगती है वो किसान को या किसान का जो भी प्रतिनिधि है उसको एसएमएस के द्वारा बताई जाती है कि आपके लॉट की ये अधिकतम बोली लगी है, आप इसको इस बोली पर बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। और अंतिम फैसला जो है वो किसान का ही होता है। वो जब हाँ करता है तभी वो उसका सौदा पक्का माना जाता है जी। तीसरा जो फायदा होता है वो ये होता है कि किसान जब एक मंडी में पुराने तरीके से अपनी फसल को बेचता है तो कई बार उसको जो उसके पैसे हैं वो पूरे पैसे नहीं उसी दिन मिलते हैं, कुछ पैसे 15 दिन बाद मिलते हैं, कुछ 6 महीने बाद मिलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे नहीं भी मिलते हैं जी। लेकिन इनाम पर जब वो अपना फसल बेचता है तो उसमें पैसे नहीं मिलने का या देर से मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जैसे ही हाईएस्ट बिड को किसान एक्सेप्ट करता है तो जो व्यापारी है जिसने खरीद करी है उसको एक ये कहा जाता है कि आप इनाम का जो सेटलमेंट अकाउंट है उस पर पैसे जमा कराइए और वो ऑनलाइन भुगतान की सुविधा इनाम पोर्टल पे उपलब्ध है। इसमें व्यापारी ऑनलाइन जो अपना अकाउंट है उसके द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके, जो भारत सरकार की भीम ऐप है उसको इस्तेमाल करके पैसा सीधा इनाम के सेटलमेंट अकाउंट में भेज सकता है जी बिल्कुल। और जब पैसा इनाम के सेटलमेंट अकाउंट में आ जाता है तभी किसान को ये मैसेज जाता है कि आप फसल हैंडओवर कर दीजिए जो खरीदार है उसको जी बिल्कुल। और जैसे ही फसल खरीदार को हैंडओवर होती है ये पैसा सीधा किसान के अकाउंट में चला जाता है। अगर पैसा व्यापारी जमा नहीं करता है तो उसको डिफाल्टर घोषित किया जाता है और उसको वहाँ से जो संबंधित मंडी है उसे वार्निंग दी जाती है। तो एक तो वजन, सही दाम, ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से और टाइम पर भुगतान, ये 3 जो फायदे हैं वो सुनिश्चित रूप से किसान को इनाम पे फसल बेचने को मिलते हैं। जी बिल्कुल बेहतर। स्थानीय मंडियों की तुलना में अगर देखा जाए तो इनाम बेहतर है, क्योंकि अगर दाम की बात की जाए, वजन की बात की जाए और सही समय पर कीमत मिल जाती है हमारे किसान भाइयों को और सीधे उनके खातों में पहुंचती है। अभी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी धरूलाल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि फसल बीमा के अंतर्गत जैसा हमारा प्रीमियम कटा हुआ है जी। धरूलाल जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, उसके बाद ही आप हमसे बात करें। जी मैं पूछ रहा हूँ कि फसल बीमा में हमारा जो प्रीमियम कटा हुआ है ठीक है जी, उस पर पाले का जो पाला गिरता है उसमें इसको लिया गया कि नहीं लिया, जो फसल जल जाती है उसके लिए? अच्छा हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, आपकी फसल कौन सी है? ये आलू और चना। जी, आलू और चने के लिए जानकारी चाहते हैं कि आप पाले से होने में नुकसान को भी इसमें सम्मिलित किया गया है? देखिए सुधाकर, पाला आप अगर शुरू से प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि योजना में 2 तरह का प्रावधान है। एक तो है क्षेत्रीय आधार पे, जो कि कोई भी आपदा जो कि एक खेत या 2 खेत में ना आए, वो बहुत बड़े एरिया पे आती है, उसको हम क्षेत्रीय आपदाएं कहते हैं। और पाला उसमें से एक है। वो पाला आपके एक खेत में तो आएगा नहीं, वो आएगा तो आपके बगल वाले पूरे ग्राम पंचायत में करीब करीब आएगा जी। तो इसको जो है आपको कहीं कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं।
ये उपज के आंकड़े में वो दिखेगा कि पाला से जो उपज इस साल कम हो गया। अगर वो कमी रिकॉर्ड होती है पिछले साल के 5 साल के एवरेज उपज से, तब तो आपको जितनी कमी होगी उसी रेशियो में आपको भुगतान किया जाएगा, वो भी आपके बैंक के खाते में आएगा। आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पर्टिकुलर आपके खेत में कोई ओलावृष्टि हो जाती है, फसल खड़ी हो उस समय जी, भूस्खलन हो जाता है, आकाशीय बिजली गिरती है उसके कारण जल जाता है, या बादल फट जाता है, तब तो आप 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करें। कंपनी वाले आएंगे, सर्वे करेंगे, जो भी नुकसान होगी आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लेकिन आप जो पाले की बात कर रहे हैं, पाला के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उपज में कमी आएगी तो अपने आप आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। डॉक्टर सुधाकर, एक संक्षेप में अगर हम जानकारी लें तो क्या क्या अर्हताएं जरूरी हैं, क्या क्या जरूरी कागजात जरूरी हैं किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर? हाँ, देखिए, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारे जो ऋणी किसान हैं उन्हें तो सारे कागजात बैंक में पहले ही जमा कर रखे हैं, उन्हें और कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो अऋणी किसान हैं, जो स्वेच्छा से बीमा योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए पहले तो उन्हें किसी भी बैंक में एक बैंक का खाता होना चाहिए, ताकि जो भी क्लेम बनेगा वो फिर उनके खाते में जा सके। इसके लिए उसके सबूत के तौर पे उन्हें बैंक की फोटोकॉपी लगानी होती है पासबुक की। दूसरा, जिस जमीन पे आप उसको उगाना चाहते हैं फसल को, उस जमीन का कागजात देना होगा, ताकि ये पता चले कि जमीन आप ही की नाम है जी, या फिर किसी से आपने बटाई पे लिया हुआ तो बटाईदार का आपको एग्रीमेंट चाहिए होगा, ताकि ये साबित किया जा सके कि उस खेत पे आपका हक अधिकार है। और तीसरा है इसमें जरूरी बात, जरूरी नहीं भी है, आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि या तो हम गेहूं लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं, या जो भी फसल का बीमा लेना चाहते हैं वो आपने लगाया हुआ है या लगाने वाले हैं अमुक डेट। बस यही 3 की चीज़ की इसमें ज़रूरत होती है। और उसके बाद एक प्रपोजल फॉर्म भरना होगा, सब जितने प्रीमियम आते हैं वो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और आपका बीमा हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक उसकी तिथि होती है। जैसे खरीफ फसलों की बात करें, अभी तो रबी फसल का टाइम भी निकल गया, वो मध्य प्रदेश से भी किसान भाई हमारे बात कर रहे थे, वहाँ 15 जनवरी तक थी और ऐसे ज़्यादातर जगह पे 31 दिसंबर ही थी। और अगले साल से ये 15 दिसंबर ही हो जाएगा, क्योंकि फसल उस समय तक लगा ली जाती है, बीमा उससे पहले हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सुभाष, आपसे भी अगर जानकारी संक्षेप में चाहेंगे तो किस प्रकार से फसल का आकलन होता है कि बाजार में जो इनाम के माध्यम से जो फसल की खरीद फरोख्त होती है, तो व्यापारी कैसे उसके लिए आकलन करें कि ये फसल किस हिसाब से है? क्या क्या चीज़ों की जानकारी किसान को देनी होती है? देखिए, जब भी कोई किसान अपनी फसल मंडी में लेके जाता है तो सबसे पहले मंडी का जो एंट्री गेट है, जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे उस किसान का नाम, उसका गाँव, फसल का नाम और उसकी मात्रा, अंदाजन मात्रा कितनी है, ये चीज़ कंप्यूटर में इनाम के पोर्टल पे एंट्री हो जाती है और उसका एक लॉट बन जाता है और उसको एक पर्ची मिल जाती है जिसमें वो लॉट नंबर लिखा होता है जी। उसके बाद वो अपनी फसल को लेके जो मंडी का जो इनाम का एक ऑक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, जो नीलामी का प्लेटफॉर्म है, वहाँ ले जाके अपनी फसल रखता है और वहाँ पे वो फसल को अनलोड किया जाता है जी। अनलोड करके उसका सैंपलिंग की जाती है, उसका एक नमूना लिया जाता है। हर एक इनाम मंडी के लिए ये ज़रूरी है कि मंडी के अंदर एक क्वालिटी चेक करने के लिए, गुणवत्ता परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला या लेबोरेटरी वो बनाए जी, वो बनी हुई है। तो वो जो लेबोरेटरी के लोग हैं वो जाके उसकी एक नमूना लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और उसका गुणवत्ता परीक्षण करते हैं। फॉर उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मान लीजिए गेहूँ कोई किसान लेके आया, तो उसमें से वो जो सैंपल लेंगे उसमें देखेंगे कि उस गेहूं के अंदर कितना फॉरेन मटेरियल है, यानी कि दूसरे जो ग्रेन्स हैं, जौ कितना मिला है और कोई दूसरे ग्रेन्स मिले हैं, उनकी क्या प्रतिशत है जी। उसमें कोई कंकड़, पत्थर, मिट्टी की क्या प्रतिशत है जो है, उसमें देखेंगे कि बीविल्ड ग्रेन्स तो नहीं, यानी कीड़े के खाए हुए दाने तो नहीं हैं, टूटे दाने कितने हैं उसमें, सूखे हुए दाने कितने हैं, उसका रंग कैसा है, उसका ओवरऑल साइज कैसा है। तो ये सब चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके उसकी क्वालिटी की रिपोर्ट ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर भर देंगे जी। उसके जो क्वालिटी के पैरामीटर हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आदमी अभी क्या करता है, हाथ में लेता है, देखता है बस में कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी है, रंग कैसा है, साइज कैसा है, सब देखता है। तो वही चीज़ इसकी प्रयोगशाला में इसका परीक्षण होता है और इसकी रिपोर्ट कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर दी जाती है जी। और जब व्यापारी अपने लॉगिन करता है, अपने पोर्टल में लॉगिन करता है इनाम के पोर्टल में, तो उसको ये दिखता है कि भैया गेहूं का ये लॉट मध्य प्रदेश की इस मंडी में उपलब्ध है और इसकी ये क्वालिटी पैरामीटर्स है जी। और उसको उसमें दिखता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर कितना है, यानी कि उसमें नमी कितनी है, वो भी उसमें नापा जाता है नमी के मीटर द्वारा, वो भी दिखता है। उसमें गेहूं का जो सैंपल है उसमें कितने बीविल्ड
ग्रेन तो पूरी तरीके से प्रयोगशाला में उसकी जांच होती है, उसके आधार पर ही, उसके आधार पर जो क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाता है, उस पे अपलोड होता है पोर्टल पे, और वो जो खरीदार है उसको दिखता है, यानी उसी के माध्यम से तय होता है कि उस फसल की कीमत वो देख सकता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है जी, बिल्कुल, और फिर वो उसमें क्वालिटी के अनुसार अपनी बोली उसमें लगा सकता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधाकर जी आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें या हम बात करें राष्ट्रीय कृषि बाजार की, दोनों ही योजनाएं बहुत ही प्रभावी हैं और भारत सरकार के द्वारा लाई गई हैं किसानों के हित में। कल का जो हमारा विषय रहेगा उसके बारे में आपको अवगत करा देते हैं। हमारा जो कल का विषय है वो है चारा फसलों की देखभाल और दलहनी फसलों की देखरेख। इस विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल या सुझाव हैं आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल या सुझाव हम तक फेसबुक के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और अपने सवाल या सुझाव हमें पोस्ट करें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारा जो नंबर है वो है 1800-113060। साथ ही आप सोमवार से शनिवार हमारा जो हेलो किसान है वो आप देख सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो किसान भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी एक योजना है जिसमें कई सारी मंडियों को रखा गया है। आप अपने कृषि उत्पादों का अच्छा उत्पादन का मूल्य भी ले सकते हैं, साथ ही आपके जो खाते में सीधी राशि जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही योजनाओं का आप लाभ लेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।